आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 जिसमें एडीआर है आप लोगों का। ठीक है, शुरू से समझेंगे। पहले इंट्रो समझेंगे, फिर एडीआर क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि पहले जमाने में एक ही कोर्ट हुआ करता था। ठीक है, और उसमें सभी चीजें डील की जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था, कोर्ट का बर्डन बढ़ गया। ठीक है, अब किसी के साथ किसी का मारपीट हुआ, कोर्ट में जाएगा। बीवी ने पति पर गाली का इल्जाम लगाया, कोर्ट में जाएगा। और सबके लिए एक ही कोर्ट था। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्ट नहीं था कि अलग अलग था, ऐसा नहीं था पहले जमाने में। ठीक है, और रिजल्ट ये रहा कि कोर्ट का बर्डन बढ़ गया। तो कोर्ट का बर्डन कम कैसे हो, इसके लिए मतलब बहुत चुनौती हो गया कि भाई ऐसे में तो कोर्ट के पास फुर्सत ही नहीं रहेगा, मैटर पे मैटर, मैटर पे मैटर। ठीक है, तब हमने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में सोचा। ठीक है, लेकिन ये सोचा क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 89th 222nd लॉ कमीशन बैठा था। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम एक ऐसा फॉर्मेट निकालें जिससे लोग आपस में ही अपने मैटर को सेटल कर ले। ठीक है, अब हर मामले के लिए अगर हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट के पास वैसे ही करोड़ों में केसेस पेंडिंग है। ठीक है, अगर हम अपने लेवल पे केस को खत्म कर सकें, अगर ऐसा कोई प्रावधान बना दिया जाए, प्रोविजन लाया जाए, तो हो सकता है कोर्ट का बर्डन कम हो। ठीक है, तो 222nd अमेंडमेंट ये था, लॉ रिपोर्ट था। ठीक है, लॉ कमीशन का। उन्होंने सजेस्ट किया कि एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो है प्रोविजन हमारे देश में लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 में अमेंडमेंट करके इसके बारे में ऐड कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 39A जो है हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में ही बात करता है। ठीक है, जो ये बोलता है कि नागरिक को which states that everyone must have an equal opportunity of getting justice and this must not be denied to any citizen by reason of economic or other sort of disabilities। ठीक है, इसी में आगे कहा गया कि हर नागरिक को एक्सेस टू जस्टिस का जो है अधिकार होगा। ठीक है, इसके बाद हुआ द रिपोर्ट फर्दर स्टेट्स दैट access to justice for the common masses in India means access to the court of law, but even that has been hindered due to factors like poverty, illiteracy, ignorance, social and political backwardness। ठीक है, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण ये फैक्टर जो है मतलब इम्प्लाई कंप्लाई नहीं हो पाया। पॉवर्टी के कारण, इलिटरेसी के कारण, कुछ को तो पता ही नहीं था। ठीक है, कि न्याय व्यवस्था भी होता है, ऐसा भी होता है, कुछ नहीं। ठीक है, in a developing country like India, many people still live in poverty. When their rights get violated, they often do not have the money to fight long battles in the court. ठीक है, they do not have the money to afford a lawyer, they do not know the legal system and a legal procedure। ठीक है, ये सही बात है। बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जिनको कानून व्यवस्था का पूरा अनुमान नहीं है, उनको आइडिया नहीं है कि ऐसे ऐसे अगर आपका लोअर कोर्ट में हार जाते हो तो आप उसके ऊपर के कोर्ट में जाओ, उसके ऊपर के कोर्ट में हार जाते हो तो उसके ऊपर के कोर्ट में जाओ। अभी भी कुछ को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो अपना किस्मत समझ के रख लेते हैं। ठीक है, फिर वो आगे नहीं जा पाते। तो ये क्यों होता है, ये गरीबी के कारण होता है, इलिटरेसी के कारण होता है। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के कारण होता है। ये सही बात है, ये सारे जो है एक तरीके से उसके ये हैं। ठीक है, पॉइंटर्स हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, Therefore, they often think that the court system is an inconvenience। इसीलिए उनको लगता है कि कोर्ट का सिस्टम उनके लिए परफेक्ट नहीं है। These kinds of inefficiencies are shared reason among many countries, which is why ADR is being explored। ठीक है, the court also have too many pending cases and these cases keep going on for many years, which is tremendous बर्डन टू दी कोर्ट। ये पहले भी मैंने बताया था
कि कोर्ट के ऊपर पहले से ही करोड़ों करोड़ों केसेस पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एक्सप्लोर करने का मौका दिया, ठीक है। These reasons prompted the Indian government to enact Section 89 of the CPC 1908, ठीक है, and replace the earlier Arbitration Act 1940 and the Arbitration and Conciliation Act 1996 in accordance with the mandates of the United Nations Commission on International Trade Law (UNICETRAL), ठीक है। इसी के कारण क्या हुआ, जो केसेस बढ़ने लगे थे तो सीपीसी में अमेंडमेंट करके सेक्शन 89 को ऐड किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी मैटर अगर कोर्ट के पास जाता है, ठीक है, और वो मैटर जो है समझौता योग्य है तो कोर्ट सबसे पहले उसको एडीआर में भेजेगा, ठीक है। एडीआर का मतलब अभी हम आगे समझेंगे कि एडीआर में कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, अभी तो हम डिटेल में समझ रहे हैं कि एडीआर क्या है, ठीक है। ऐसा तो सीपीसी में हमने अमेंड करके एडीआर के प्रोविजन को ऐड किया सेक्शन 89 में, जो कि कोर्ट को इंस्ट्रक्ट करता है कि कोई भी मैटर अगर आपको लगता है कि ये समझौता योग्य है तो आप तत्काल उसको रेफर करेंगे एडीआर में, ठीक है, आप अपने पास नहीं रख सकते। एडीआर बनाया गया तो आपको पता है कि एडीआर बनाया गया कि कोई भी मैटर ऐसा है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है, ठीक है, समझौता से खत्म हो सकता है तो कर लीजिए, कोर्ट में हर बार जाना जरूरी नहीं है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसका मेन मकसद ये था कि अगर कोई मैटर ऐसा है जो आपस में सुलह करके खत्म कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए बार बार आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जिससे कोर्ट का भी बर्डन बढ़े, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप ऐसा कोई मैकेनिज्म निकालते हैं जिसमें कोर्ट आप नहीं जा सकते, आप बाहर ही सेटल कर ले, तो उसके कुछ कॉन्स भी होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके प्रोज और कॉन्स ना हो, ठीक है। अगर कोई मैकेनिज्म आता है, ठीक है, या कोर्ट भी है तो कोर्ट का भी प्रोज है और कॉन्स है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अच्छा वकील खरीद के जीत लेता है, जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई वकील नहीं होता, हार जाता है, ठीक है। तो कोर्ट के भी प्रोज एंड कॉन्स है, इसी तरीके से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के भी प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। अब क्या है प्रोज एंड कॉन्स, देखिए पहले हम प्रोज देखते हैं कि उसका मतलब फायदा, एक तरीके से एडीआर में फायदा क्या है और नुकसान क्या है एडीआर आने का। तो एडीआर का जो प्रोज है वो है इट इज लेस एक्सपेंसिव। आमतौर पे जब आप कोर्ट जाते हैं तो क्या होता है, आपको कोर्ट का पूरा मतलब जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जेरॉक्स सर्टिफाइड ये सब कराना होता है। इसके बाद आपको एक वकील हायर करना होता है, फिर आपको जो है डे टू डे जो भी तारीख लगती है उस पे आपको कोर्ट का एडवोकेट का फीस देना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एडवोकेट का एक मतलब फिक्स प्राइस होता है कि मुझे इतना चाहिए कि इसके बाद वो आपको देना होता है, समझ रहे हो। और इस तरीके से क्या होता है, आपका मैटर भी लंबा चलता है और एडवोकेट भी आपको लूट लेता है, तो क्या होता है वो एक्सपेंसिव होता है। लेकिन एडीआर जो है लेस एक्सपेंसिव है। कैसे, तो एडीआर में जो भी मैकेनिज्म है, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, चाहे वो मीडिएशन हो, चाहे वो कंसिलिएशन हो, इसमें क्या करता है मुख्यतः दोनों पार्टी मिलकर किसी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी न्यूट्रल होकर बिना किसी पक्ष में जाए हुए अपना डिसीजन देता है, ठीक है। तो ये है एडीआर के मैकेनिज्म के अंदर आपका सिस्टम, ठीक है। चाहे आप आर्बिट्रेशन ले लो, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दोनों पार्टी मिलके किसी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। वो एज अ जज जो है उसके मैटर को सुनता है और फिर अपना डिसीजन देता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन में होता ये है कि आर्बिट्रेशन में जो बंदा होता है आर्बिट्रेटर, वो एक तरीके से जज होता है और उसका जो फैसला होता है वो बाइंडिंग नेचर का होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो आर्बिट्रेशन में ऑर्डर पास होता है, जो आर्बिट्रेटर ऑर्डर पास करता है उसको अवार्ड कहा जाता है। आर्बिट्रेशन में आप तब जा सकते हैं जब आपका पहले से एग्रीमेंट हो, तो ये मुख्य बातें हैं आर्बिट्रेशन का। मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएशन में दोनों पार्टी किसी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, वो पार्टी दोनों को बिठा के समझा के उसके मामले को खत्म करने की कोशिश करता है। तो मीडिएटर जो होता है वो जज नहीं होता है, मीडिएशन नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है, ठीक है। मतलब आपको आप दोनों को वो सजेस्ट कर सकता है कि भाई इस मामले पर मैं मुझे लगता है कि ये सही है, अब आप दोनों को मानना है तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है।
ये हो गया मीडिएशन। इसी तरीके से कंसिलिएशन भी होता है। कंसिलिएशन में दोनों पार्टी मिलकर किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, वो कंसिलिएटर कहलाता है। ठीक है, वो जो कंसिलिएटर होता है दोनों पार्टी को बिठा के दोनों के अपने अपने जो एविडेंस होते हैं वो सुन लेते हैं और उन दोनों को अपने हिसाब से जो सही लगता है फैसला सुना देते हैं कि भाई ये सही चीज है, यहाँ पे भी आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। ठीक है, नॉन बाइंडिंग नेचर होता है। इसके बाद आता है निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब होता है दोनों पार्टी मिलकर आपस में ही मामले को सुलह कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है निगोशिएशन। ठीक है, पांचवा जो इसमें मेन आता है एडीआर के मैकेनिज्म में वो है लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत इसीलिए बनाया गया है कि ऐसे कोई मैटर जो कोर्ट में चल रहे हैं और कोर्ट को अब लगता है कि नहीं ये मैटर जो है सुलह करने योग्य है, ठीक है, तो उनको तुरंत लोक अदालत में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, या ऐसे कोई मैटर जो आपको लगता है कि हमारा चल रहा है और हम दोनों अब सेटल करना चाहते हैं, तो आप सामने से भी लोक अदालत में जा सकते हैं। लोक अदालत हर महीने, हर 2 महीना 3 महीने पर हर कोर्ट में लगता है। ठीक है, वो होता है लोक अदालत। लोक अदालत भी 2 तरीके का होता है, एक टेम्पररी जो 2 महीने 3 महीने पर होता है, एक होता है परमानेंट नेचर का, वो परमानेंटली एस्टेब्लिश होता है, आप वहाँ पे कभी भी जाके जो भी मैटर है आपका सेटल कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके का होता है। लोक अदालत का भी जो ऑर्डर होता है, डिसीजन होता है, वो बाइंडिंग नेचर का होता है। तो हमेशा याद रखना एडीआर के अंदर आर्बिट्रेशन और लोक अदालत दोनों का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, अदर जो है उसमें नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये रही आगे की बात। अभी हम कर रहे थे प्रोज ऑफ एडीआर। और हाँ, हाँ, हाँ। देखिए आर्बिट्रेशन में जाएँगे ना, तो वो ऑर्डर चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो वो जो ऑर्डर होता है, वो एक तरीके से जज माना जाता है। जो आर्बिट्रेटर होता है ना, वो मतलब लीगली एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है? तो आप किसी, जैसे मेरा एक फर्म है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्म वकालत ना करके आर्बिट्रेशन करे, ठीक है? तो अगर कोई भी बंदा हमें हायर करता है तो मैं एज अ जज उनके फैसले, उनके जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करके जो ऑर्डर पास करूंगा ना, वो बाइंडिंग नेचर का होगा। ठीक है, उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल, ऐसा नहीं है कि कोई भी है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बाइंडिंग नेचर का इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मली कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते आर्बिट्रेशन के मामले। ठीक है, दूसरे अगर आप कंसिलिएशन में जाते हो या निगोशिएशन में या मीडिएशन में, तो आपको अगर लगता है कि नहीं मीडिएटर जो था वो बायस हो गया है, तो फिर आप जो है चैलेंज कर सकते हो उस ऑर्डर को ऊपर। अभी हम पढ़ रहे थे प्रोस ऑफ एडीआर, उसमें हमने फर्स्ट समझा इट इज लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरा है प्रोस में एडीआर के इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोर्ट कचहरी में जाओगे तो देखते हो 5 साल मैटर चलता है, 6 साल, किसी किसी का तो 20-20 साल बाद फैसला आता है कि ये जो था इनोसेंट था, इसको फालतू में 20 साल जेल में रहना पड़ा। समझ रहे हो? तो कितना टाइम जाता है, कितना टाइम जाता है यार। इंसान जब 18 साल की उम्र में अपराध करता है, 48 में पता चलता है कि वो इनोसेंट था। ठीक है, इंसान 48 साल की उम्र में अपराध करता है, मरने के बाद पता चलता है कि यार वो तो अच्छा आदमी था। समझ रहे हो? तो ये है, तो बहुत टाइम जाता है आपके कोर्ट कचहरी के मामले में। लेकिन एडीआर में क्या है, बहुत कम टाइम में आपको डिसीजन मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, इसमें दोनों पार्टी किसी थर्ड को अपॉइंट करेगा, वो थर्ड पार्टी दोनों का सुनेगा, फैसला देगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है आपका इट इज फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज दैट आर प्रेजेंट इन द कोर्ट सिस्टम। कोर्ट में कितना टेक्निकलिटीज है आपको पता होगा, वकालतनामा फाइल करो, ये केस का डिटेल फाइल करो, एविडेंस है तो एविडेंस फाइल करो, कोर्ट का फीस जमा करो, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारे उसमें जो है प्रोसीजर है, तब जाके आपका मैटर कहीं ना कहीं कोर्ट के बोर्ड पे आएगा। ठीक है,
लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इतनी टेक्निकलिटीज नहीं है। आप दो पार्टी हो, दोनों पार्टी मिलके किसी थर्ड को अपॉइंट करो, ठीक है, और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो कोर्ट के जैसा जो है यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसीजरल वो मतलब ये नहीं है टेक्निकलिटीज की, ये सारी चीजें करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में प्रॉज में, द पार्टीज आर फ्री टू डिफर इन देयर ओपिनियन एंड कैन डिस्कस देयर ओपिनियंस विद ईच अदर विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट बिफोर द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में दोनों पार्टी अपनी सहमति से बातचीत नहीं कर सकते, अपने ओपिनियन साझा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एडीआर में यह आपके पास ऑप्शन रहता है कि जब थर्ड पार्टी न्यूट्रल को अपॉइंट कर लिया आपने और वो आपको आपके सामने बैठा है, तो आप दोनों म्यूचुअली बातचीत कर सकते हो कि हमें ये चाहिए, आप वो बोलो, अब ये बोलेगा वो चाहिए, ये बोलेगा वो चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप अपने दोनों पार्टी फ्री है अपने अपने ओपिनियन साझा करने के लिए, और अपने अपने ओपिनियन न्यूट्रल पार्टी जो था, आर्बिट्रेटर हो या मीडिएटर हो या आपका कंसिलिएटर हो, किसी के सामने भी आपको अपने ओपिनियन रखने का अधिकार है। दोनों पार्टी साझा करके भी अपने ओपिनियन रख सकते हैं बिना किसी फियर के। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, कोर्ट में प्रोसीजरल सिस्टम होता है, एक वकील पहले बोलेगा, दूसरा वकील पहले बोलेगा। कोर्ट में आप दोनों अपने अपने मतलब मत से बात नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट का एक अलग डेकोरम है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज नो फीलिंग ऑफ एनिमिटी बिटवीन द पार्टीज एज देयर इज नो विनिंग एंड लूजिंग साइड। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में दोनों पार्टी का सुन के कोर्ट डिसीजन देता है, तो उसमें क्या होता है, एक एक विनर होता है, एक लूजर होता है, ठीक है। मतलब एक हारता है, एक जीतता है। लेकिन मीडिएशन में क्या होता है, या निगोशिएशन में या कंसिलिएशन में, दोनों पार्टी बैठ के आपस में सेटल करते हैं, ठीक है। तो उसमें दुश्मनी वाला भाव ही नहीं होता है ना। जैसे मैं हूँ और मान के चलिए राहुल सर है, हम दोनों बैठे, जो भी सामने रहेगा आर्बिट्रेटर हो कंसिलिएटर हो, वो हम दोनों को समझाएगा ना कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। मान के चलते हैं 1 लाख रुपए बाकी है, ठीक है, और राहुल सर बोल रहे हैं कि भाई मैं अभी गरीब हूँ, मैं 80,000 दे सकता हूँ, ठीक है। आर्बिट्रेटर या कंसिलिएटर जो भी है मेरे से पूछेगा कि यार देखो तुम 1 लाख मांग रहे हो, वो 90 देने के लिए तैयार है, ऐसा करते हैं 85 पे डन करते हैं। मैं भी सोचूंगा चलो यार वो 90 दे रहा था, 5 कम ही सही। वो भी बोलेगा कि ठीक है यार 90 दे रहा था, 5 कम ही सही, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं भी खुशी खुशी राजी हूँ, सामने वाला भी खुशी खुशी राजी है, हमारा मामला खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दुश्मनी वाला वो जो भाव होता है ना, वो नहीं रहता जैसा कोर्ट में रहता है। कोर्ट में तो एकदम मारने काटने को तैयार रहते हैं, ऐसे भी मामले होते हैं कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि वहां पे हार जीत का फैसला होता है। तो ये जो है एडीआर एक तरीके से मतलब एनमिटी वाला सिस्टम नहीं रखता है, एकदम फ्रेंडली कि भाई दोनों मिलो बैठो एक डिसीजन पे आओ, खत्म करो मामला, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, they also get their grievances redressed and their relationship remains as it was before, therefore they can conduct future business deals with each other, ठीक है। इसमें दोस्ती वाला ही पूरा माहौल रहता है, ठीक है। उनके जो भी पहले रिलेशन होते हैं वैसे ही मेंटेन करके चलते हैं आगे भी, ताकि ये जो डिस्प्यूट खत्म हो तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे को देखना ना पसंद करे, नहीं। अगर ऐसे मामले होते हैं और एडीआर में जाते हैं और आपसी सहमति से खत्म करते हैं, तो फिर बाद में भी उनको अगर ऐसा कुछ लगे तो दोनों एक दूसरे से बिजनेस कर सके, ऐसा रिलेशन होता ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट जैसा कि एक बार हो गया विवाद तो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, एडीआर इज मोर सुटेबल फॉर मल्टी पार्टी डिस्प्यूट एज ऑल द पार्टी कैन पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियंस एट द सेम प्लेस and in one go rather than going to court again and again. Also it provides for a wider perspective of the dispute. तो ये बोल रहा है एडीआर में एक मामले में अगर 10 पार्टी भी है ना, तो 10 पार्टी आपस में बैठ के अपनी अपनी ओपिनियन दे के, ठीक है, सामने जो भी बैठा होगा आर्बिट्रेटर हो कंसिलिएटर हो, उनको अपने अपने ओपिनियन बता देगा, फिर सामने वाले को जो भी सही लगेगा वो अपना डिसीजन देगा, फिर ये आपस में डिस्कस करके उसको अग्री करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो इसमें क्या होता है, एक ही साथ में सारे पार्टी मिलके अपने अपने ओपिनियन रख के मामले खत्म कर लेते हैं। जबकि कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बहुत सारे लोग हैं तब तो अलग ही चलेगा भाई।
इसको 1 तारीख पे बुलाया जाएगा, दूसरे को दूसरे तारीख पे बुलाया जाएगा, तीसरे को तीसरे तारीख पे बुलाया जाएगा, ऐसे करके एविडेंस लिया जाएगा। तो मतलब मामला 20-25 साल तो कहीं नहीं गया, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब प्रोज में है। नेक्स्ट है, द पार्टीज ऑफ्टन हैव टू चॉइस ऑफ द एडीआर मेथड टू बी यूज्ड, दे समटाइम आल्सो हैव द चॉइस टू सेलेक्ट द इंडिविजुअल और बॉडीज हु विल सेटल द डिस्प्यूट। इसमें आपको जो थर्ड पार्टी होता है न्यूट्रल, उसको भी आप दोनों को चुनने का मौका मिलता है। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता है कि यार मैं तो उसको चाहता ही नहीं था, वो तो मेरा दुश्मन है, उसको कैसे बना दिया जाए, नहीं। दोनों पार्टी सहमति से, ठीक है, कुछ नामों का चयन करते हैं कि भाई हमें यही आर्बिट्रेटर चाहिए, या यही मुझे कंसिलिएटर चाहिए, या यही मुझे मीडिएशन चाहिए। तो कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होता है कि आपको इसी से अपना केस सुनवाना है, नहीं। दोनों पार्टी अपने चॉइस से, ठीक है, किसी भी मेथड में जा सकते हैं। दोनों पार्टी अपने चॉइस से किसी भी इंडिविजुअल को थर्ड पार्टी करके वो अपॉइंट कर सकते हैं और अपने मामले को, अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें आपका ऑप्शन रहता है, जबकि कोर्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपका मैटर किस जज के पास जाएगा आपको पता नहीं, क्या वो जज आपके फेवर में देगा नहीं देगा कुछ पता नहीं, ठीक है, सब कुछ अननोन है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ फ्रेंडली है, आपके जज भी आप जानते हो उसको, ठीक है, और फिर वो आपके मामले को भी फ्रेंडली सुलझाता है, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस इज वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स द पार्टी, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोर्ट में जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, सही बात है, और थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है कोर्ट का प्रोसीजर, जबकि एडीआर के अंदर का जो प्रोसीजर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और जो पार्टी को सूट भी करता है कि भाई मुझे ऐसा ही चाहिए था और इसीलिए ये सही भी है, तो ऐसा है इसमें है। नेक्स्ट है, द पार्टीज ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंशियल, द एडीआर सिस्टम ऑल्सो इनेबल्स द पार्टीज टू पुट फोकस ऑन प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने अगर मामले, अपने आपके जो ओपिनियन है वो अगर आप सीधा थर्ड पार्टी को ही बताए, जो न्यूट्रल है, जो आर्बिट्रेटर या मीडिएटर है, उसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं अपने डेटा को, ऐसा नहीं कि आपको जरूरी है कि थर्ड पार्टी को भी दिखाओ उसको भी दिखाओ, नहीं। इसमें आपको अगर कुछ ऐसे हैं कि मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना है, मुझे सिर्फ जज को ही दिखाना है, तो आप जज को ही दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद है, A wider range of issues are considered and shared future interest of the parties are protected, ठीक है। इसमें जो है वाइडर रेंज ऑफ इश्यूज को भी कंसीडर किया जाता है और फ्यूचर इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज जो है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोज, ठीक है, एडीआर के अंदर। अब है कॉन्स, मतलब कॉन्स का मतलब नुकसान क्या है एडीआर के, ठीक है। तो देखिए, ADR is not helpful where a dispute is to be decided on the basis of precedent, ठीक है। ADR जो है, आपको अभी मैंने बताया, ADR में होता क्या है, दोनों पार्टी अपने अपने ओपिनियन देते हैं, थर्ड पार्टी को सिर्फ ये कंसीडर करना होता है कि क्या करना चाहिए आगे, कैसे हम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ये होता है। तो इसमें कोई फ्यूचर का जो अगर कोई मैकेनिक, जैसे मान के चलिए हम दोनों आर्बिट्रेशन में गए, ठीक है, और एक उससे पहले हुआ था 1980 में आर्बिट्रेशन, ठीक है, वहां के जज ने कहा था कि ऐसा कोई परिस्थिति होगा तो जो जिसने पैसा लिया है उसको पूरा पैसा देना होगा, ठीक है, वो कम नहीं करा सकता। लेकिन अभी जो हमारा डिस्प्यूट गया है सेम है, तो क्या उस पहले के प्रेसिडेंट पर कि भाई आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि उनके जो ऑर्डर होंगे वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम आएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन में जो है प्रेसिडेंट के बेसिस पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ADR इज नॉट हेल्पफुल वेयर अ डिस्प्यूट इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा है, व्हेन देयर इज अ नीड फॉर कोर्ट एंड इंटरिम ऑर्डर, ADR वुड नॉट बी यूजफुल। आपको अगर कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए किसी मामले में, ठीक है, तो आपको वहां पे ADR में हेल्पफुल नहीं होगा।
सही बात है, एडीआर में तो फाइनल डिसीजन होता है ना, उसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता है कि मुझे तत्काल ये रिलीफ दे दीजिए, आगे वो दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कोर्ट में होता है, कोर्ट में अगर आपको टेम्पररी कोई रिलीफ चाहिए तो कोर्ट आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन एडीआर में आपको कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कॉन्स के तौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट है एडीआर इज लेस सुटेबल व्हेन देयर इज अ नीड फॉर इन्फोर्समेंट, ठीक है। जब कोई ऑर्डर हुआ है किसी एडीआर मैकेनिज्म के तहत, मीडिएटर ने कोई ऑर्डर पास किया, मान के चलते हैं, या आपके जो है आर्बिट्रेशन में कोई अवार्ड पास हुआ, या कंसिलिएटर ने कोई अवार्ड पास किया, और मान के चलिए वो अवार्ड वो ऑर्डर जो है सामने वाला नहीं मान रहा, ठीक है। तो आप कहाँ जाओगे? आपके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई, आप तो एडीआर में ही आपने मैटर को ले लिया, ठीक है। तो ये है, तो एडीआर में जो है ना इन्फोर्समेंट का थोड़ा सा वो रहता है कि आपको फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आप सीधे कोर्ट में ही जाते, फिर एडीआर में क्यों आए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं मामले जहाँ पे इन्फोर्समेंट का थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है when there is a need for live and expert evidence and analysis in a case, then ADR would not be useful, ठीक है। ऐसे कोई मामले हैं जहाँ पे एक्सपर्ट का एविडेंस लगेगा, ठीक है, और केस को एनालाइज करने का जो है जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे मामले में एडीआर हेल्प नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि एडीआर में तो सिंपल है ना भाई, दोनों पार्टी बैठो, अपने अपनी बात रखो, सामने वाला उसके हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप बोलोगे कि मेरा एविडेंस लो, उसका जो है क्या बोलते हैं एनालाइज करो, ये सारी चीजें एडीआर में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होता है सामने वाले को कि अगर आप एडीआर में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज इन there is an imbalance of power between the parties in the dispute, then ADR would not work, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि पार्टी के जो पावर्स हैं, ठीक है, अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूटेंट पार्टी है, तो वहां पे भी एडीआर काम नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है, वहां पे भी क्या बोलते हैं नुकसान होता है सामने वाले को। लास्ट है इसमें, इफ द केस इज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेचर then the adjudicating body must look into minor details and may need expert advice and suggestion. Here also ADR would not work, ठीक है। अगर कोई मामला जो है कॉम्प्लेक्स नेचर का है और वहां पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ओपिनियन होने चाहिए वो किसी एक्सपर्ट के होने चाहिए, ठीक है, जो बारीकी से मामले को देखे, फैक्ट को समझे, ठीक है। और एडीआर में आपको पता है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट नहीं है मान के चलते हैं, तो कैसे वो आपके मामले को बारीकी से समझेगा, और बारीकी से समझेगा ही नहीं तो कैसे वो सही डिसीजन लेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मामला है जो कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो वहां पे भी एडीआर वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोज एंड कॉन्स। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ एडीआर मैकेनिज्म और एडीआर मेथड्स, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था एडीआर के अंदर जो मेथड है वो कुल मिला के 5 तरीके का है। पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा है मीडिएशन, तीसरा है कंसिलिएशन, चौथा है निगोशिएशन, और पांचवा है आपका आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब मैं बारीकी से हर सब्जेक्ट हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। और लास्ट है आपका लोक अदालत, लोक अदालत में भूल गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है हमारा, किधर गया, आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो देखिए आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी विच इज नोन एज आर्बिट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे भी एक थर्ड पार्टी होता है जो न्यूट्रल होता है, और ये दोनों पार्टी मिलकर ही उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेटर। Who makes a binding decision to resolve a conflict outside of court, ठीक है। जब दो पार्टी के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटल करना चाहते हैं अपने मैटर को, तो वो एक थर्ड पार्टी को जो कि न्यूट्रल होता है उसको अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है, ठीक है।
ये भी एक तरीके का मैकेनिज्म है एडीआर के अंदर जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है आउटसाइड कोर्ट, ठीक है। द आर्बिट्रेटर्स फाइनल डिसीजन कॉल्ड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है, इज इन्फोर्सिएबल एज अ कोर्ट जजमेंट, ठीक है। ये जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा, जो आर्बिट्रेटर ने अपना फाइनल डिसीजन दिया है, ठीक है, वो कोर्ट के जजमेंट के जैसे होता है, पावरफुल, ठीक है, इन्फोर्सिएबल, बाइंडिंग, आपको वो मानना ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए शर्त यह है, आर्बिट्रेशन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर आर्बिट्रेशन में भी दोनों पार्टी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर कहलाता है। कंसिलिएशन में भी दोनों पार्टी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है और वो थर्ड पार्टी कंसिलिएटर कहलाता है। तो दोनों में फर्क क्या है, बहुत को ऐसा लगता है, ठीक है। तो फर्क ये है कि आर्बिट्रेशन में जाने के लिए सबसे पहले आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए आर्बिट्रेशन में जाने के लिए, ठीक है। जब आप कोई फर्म चलाते हो या कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारे बीच डिस्प्यूट हो सकता है, तो आप अपने एग्रीमेंट में एक क्लॉज ऐड करते हो कि हमारा डिस्प्यूट कभी भी अराइज होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहले से ही वो क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में डाले हैं कि हमें आर्बिट्रेशन में जाना है, तभी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको कंसिलिएशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। कंसिलिएशन क्या है? कंसिलिएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जहां पे अगर कोई बंदा आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाहता या उसका क्लॉज ही नहीं बना था, तो उसको इनडायरेक्टली कंसिलिएशन में आना पड़ेगा। और कंसिलिएशन में जो होता है, दोनों पार्टी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं और वो कंसिलिएटर जो होता है वो अपना फैसला देता है। तो यहाँ पे अंतर ये है कि आर्बिट्रेशन में आपको पहले एग्रीमेंट में जाना होगा, ठीक है, कि मुझे आर्बिट्रेशन में जाना है। और दूसरा, आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड दिया जाएगा, जो ऑर्डर पास होगा, उसको अवार्ड कहा जाता है और वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। जबकि कंसिलिएशन में जो अवार्ड ऑर्डर पास होता है वो ऑर्डर ही कहलाता है, उसको अवार्ड नहीं बोलते, ठीक है, वो ऑर्डर ही कहलाता है और वो ऑर्डर नॉन बाइंडिंग होता है। पार्टी अगर मानना चाहे तो ठीक है, नहीं मानना चाहे तो भी ठीक है, ठीक है। और कंसिलिएशन में जाने के लिए किसी भी तरीके का एग्रीमेंट का जरूरत नहीं होता है। पार्टी अगर कोई एग्रीमेंट नहीं भी बनाया है तो आप सीधे कंसिलिएशन में जा सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन वर्क कैसे करता है? देखिए, पहले होना चाहिए एग्रीमेंट, पार्टी इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, ठीक है, एग्री टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन थ्रू अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पहले से ही उनको कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, ये जरूरी है। न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, दे सेलेक्ट वन और मोर न्यूट्रल आर्बिट्रेटर टू हियर द केस रेदर देन अ जज, ठीक है, कोर्ट का जज नहीं अपॉइंट होता है यहाँ पे थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है जो कि आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करता है। वो बंदा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक होगा या तीन होगा या दो दो चार पांच होगा या सात होगा, ऐसा, ठीक है, मतलब दो चार छह क्वालिफिकेशन होता है ना, क्वालिफिकेशन वो ये जो डिस्प्यूट रहता है उस फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। मैं क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपने वन या थ्री। ये हमेशा याद रखना है कि वो जो ऑड नंबर में होगा, एक होगा या तीन होगा या पांच होगा या सात होगा, जो भी आर्बिट्रेटर आपको अपॉइंट करना है, क्योंकि दो अगर होगा तो डिसीजन 50-50 हो जाएगा, किसको मानेंगे। तीन रहेगा तो दो एक से हो सकता है ना, कोई दो आर्बिट्रेटर एक डिसीजन लेगा, कोई एक एक लेगा, तो अगर हम दो और वो एक का देखेंगे तो दो का हम मान सकते हैं, ऐसा। तो एक, तीन, पांच, सात ऐसा होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, आर्बिट्रेटर के क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है, 18 प्लस होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और कोई लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी क्वालिफिकेशन। सेकेंडरी क्वालिफिकेशन ये है कि उसका 10 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए एज अ लॉयर, ठीक है, या चार्टर अकाउंटेंट के तौर पे भी वो एक्सपर्ट के तौर पे काम किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास हाई डिग्री ऑफ इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए,
न्यूट्रलिटी और फेयरनेस, मतलब उसका पहला कोई रिकॉर्ड ऐसा ना हो कि वो बायस हुआ हो या ऐसा कोई कि उसने गलत डिसीजन लिया हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी एक तरीके से एक्सपर्ट के तौर पे देखी जाती है। और अलग ये भी है अलग से कि अगर आपका मैटर किसी पर्टिकुलर मैटर पर है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मैटर का अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसको भी आप एज अ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्वालिफिकेशन के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, मीडिएशन क्या होता है, ठीक है। Mediation in alternative dispute resolution is a voluntary and confidential process where a neutral third party, which is known as mediator, helps disputing parties reach a mutually acceptable settlement. ठीक है। Unlike a judge, the mediator does not make a decision but facilitates communication and negotiation between the parties, enabling them to craft their own solution. Mediation is known for being a faster, more cost effective and less adversarial alternative to traditional litigation. ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मीडिएशन जो है एक एडीआर का फॉर्म है, ठीक है। इसमें भी पार्टी जो है वॉलंटरीली, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है जो मीडिएटर कहलाता है, और वो जो मीडिएटर होता है वो दोनों पार्टी को बिठा के म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म पर लाकर मैटर को सेटल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ एस्पेक्ट है, की एस्पेक्ट, इसमें एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी होना चाहिए जिसको हम मीडिएटर बोलेंगे। वो मीडिएटर इंडिपेंडेंट होगा, इम्पार्शियल होगा और वो दोनों पार्टी को म्यूचुअली एक्सेप्ट, मतलब दोनों पार्टी आपसी सहमति से किसी एक कंडीशन पे पहुंच जाए, बस यही काम होता है कंसिलिएटर का, सॉरी मीडिएटर का, ठीक है। Voluntary and party center party have the autonomy to decide whether the settle and want on what term. The focus is on the party's needs and interest. ठीक है। ये जो मीडिएटर होगा इसका ये जो होता है वो पार्टी सेंट्रिक होता है, ठीक है, कि मतलब दोनों पार्टी कौन सी बात पे एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मैटर को सेटल करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, किस टर्म पे चाह रहे हैं सेटल करना। तो ये सारी चीजें देखनी होती है मीडिएटर को, और फिर दोनों को समझा बुझा के मीडिएटर जो है मैटर को खत्म करता है। तो मीडिएटर आपको पता ही होगा मीडिएटर के बारे में कि दोनों पार्टी को उसमें कोई खास ऐसा नहीं रहता है मीडिएशन में। मीडिएशन में ये रहता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में किसी थर्ड पार्टी को बुलाते हैं और वो जो डिसीजन देता है दोनों को समझा बुझा के वो मान्य होता है और फिर वो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है मीडिएशन। मीडिएशन जो है एक तरीके से प्राइवेट प्रोसेस होता है, तो इसमें जो है आप जो मीडिएटर होता है आप उसको डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा सकते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिलिएशन क्या है, तो कंसिलिएशन भी एक वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग एडीआर मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी रहता है एक, जो दोनों पार्टी खुद से अपॉइंट करते हैं, जिसको कंसिलिएटर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंसिलिएटर का मेन मकसद ये होता है कि दोनों पार्टी का कैसे भी हम सेटलमेंट करा दें, ठीक है। जो कंसिलिएटर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, दोनों पार्टी को फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और दोनों पार्टी को एक मिडिल ग्राउंड पर, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं अभी मैंने बताया था आपको कि मैं बोल रहा था 1 लाख रुपए लूंगा, सामने वाला बोल रहा था कि मैं 90 दूंगा। अब यहाँ पे जो कंसिलिएटर है वो बोलेगा भाई 90 वो दे नहीं सकता, तुमको 80 चाहिए नहीं, तो ऐसा करते हैं ना 85 पे डील करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो जो कंसिलिएटर होता है दोनों को आपस में समझा बुझा के एक मिडिल ग्राउंड तैयार करता है, ठीक है, कि भाई तू भी न तेरा न मेरा, ठीक है, ये होने दे, और फिर दोनों को मामले को सुलटा के खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसिलिएटर का काम है एक मतलब तीसरा रास्ता निकालना कि भाई ये तो अपना सुन रहा है, ये भी अपने मतलब में नाच रहा है, तो हम बीच में क्या कर सकते हैं। तो कंसिलिएटर का मेन काम होता है वो मिडिल ग्राउंड तैयार करना कि भाई यहाँ पे लाके हम दोनों को सेटल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है। इसके बाद द डिफर्स फ्रॉम मीडिएशन इन दैट द कंसिलिएटर इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सजेस्टिंग पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएटर आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, ठीक है, कि भाई ये कर लो, दोनों पार्टी ये करके खत्म करो। लेकिन कंसिलिएटर में आपको दोनों पार्टी का सुन के कंसिलिएटर अपना रास्ता दिखाएगा आपको कि भाई आप दोनों के केस में ये सही है, ये कर लो। ठीक है, तो थर्ड ग्राउंड जो मिडिल ग्राउंड होता है ना, कंसिलिएटर वो तैयार करता है और तब जो है मामले को, डिस्प्यूट को रिजल्व करता है। अब की एस्पेक्ट क्या है, ये इसमें भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा जो कंसिलिएटर होगा। ठीक है, इम्पार्शियल डिसीजन लेगा, एक्टिवली डिसीजन लेगा। ठीक है, वॉलंटरी होता है, सही बात है, दोनों पार्टी से सहमति से अपॉइंट करते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, और इफ द पार्टीज एग्री टू अ सेटलमेंट इट इज रिटन डाउन एंड बिकम्स लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट। ठीक है, कंसिलिएशन में ये भी होता है कि दोनों पार्टी अगर मिडिल ग्राउंड पर जो कंसिलिएटर ने दिया था, अगर वो दोनों सहमत होते हैं तो कंसिलिएटर वहीं पे एक एग्रीमेंट बनवा देते हैं कि भाई दोनों मान लिए ना, ठीक है बनाओ यहाँ पे, और कंसिलिएटर तुरंत का तुरंत एक एग्रीमेंट बना के दोनों का सिग्नेचर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो बाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हो गया आपका कंसिलिएटर। नेक्स्ट है आपका कंसिलिएटर में ये भी याद रखना, ये नॉन बाइंडिंग प्रपोजल होता है। ठीक है, अगर कोई पार्टी को लगता है कि नहीं भाई जो ऑर्डर हुआ है वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है, तो बाइंडिंग नेचर का नहीं है, आप नहीं भी चाहो तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको मानना है तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो, ये आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लास्ट है निगोशिएशन, मतलब 4 फॉर्म में एक लास्ट का है निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या होता है, और negotiation in alternative dispute resolution is a direct non-binding process where the dispute parties or their representative discuss and work together to reach a mutually agreeable settlement without a third party। ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्टी जो डिस्प्यूटेंट है वो आपस में ही बैठ के सहमति से अपने मामले को खत्म करते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के हेल्प के। यही होता है निगोशिएशन। ठीक है, इसमें डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों पार्टी आपस में ही सीधे सीधे वार्तालाप करते हैं और मामले को खत्म करते हैं। ये नॉन बाइंडिंग होता है, किसी पार्टी को नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे, मानना है तो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दोनों म्यूचुअली एक्सेप्टेबल आउटकम पर आकर के मामले को खत्म कर सकते हैं। अदालत आर अ की कंपोनेंट ऑफ एडीआर मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें ये भी लोक अदालत जो होता है वो एडीआर का ही एक पार्ट है, और इसमें ऐसे मामले आते हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं और पार्टी आपस में सुलह करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो मामले कॉम्प्रोमाइज के बेस पर आप एमिकेबली सेटल कर सकते हैं लोक अदालत में जाके। ठीक है, इसमें स्पीडी जस्टिस होता है, इसमें फटाफट आप होता ही है ना, जिस दिन लोक अदालत लगता है आप जाओगे, आप अपने मैटर को पहले से ही लोक अदालत में वो करके रखे हो रजिस्टर। ठीक है, आप जाओगे बोलोगे कि भाई ऐसा ऐसा है, दोनों पार्टी को बिठा के सेटल करके खत्म, वहीं का वहीं हो जाता है। ठीक है, तो एडीआर का 2-3 की पॉइंट है। पहला ये है कि ये कोर्ट जाने के अलावा रास्ता है, मतलब ऑल्टरनेटिव टू कोर्ट्स है। ठीक है, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप लोक अदालत में जाकर रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कंपाउंडेबल मैटर ही जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा कि यहाँ पे जो भी डिसीजन आएगा वो इन्फोर्सिएबल होता है, मतलब लीगली बाइंडिंग होगा। ठीक है, और इसके बाद इसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। लोक अदालत जो है एक तरीके से स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन मतलब प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाया गया था लोक अदालत। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें कोई कोर्ट फीस वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, जो भी बेंच रहेगा, लोक अदालत का जो भी जज रहेगा, जो भी ऑफिसर रहेगा, आप दोनों पार्टी को बिठा करके फिर वो एक डिसीजन देंगे जो सही होगा, और वो आप दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग नेचर का होता है, ये भी आपको पता होगा। लोक अदालत 2 तरीके का होता है मेन, एक होता है टेम्पररी लोक अदालत और एक होता है परमानेंट। ठीक है,
टेम्पररी जो 3 महीने 6 महीने पर लगता है वो टेम्पररी बेस का होता है, उसी दिन खत्म हो जाता है। एक होता है परमानेंट जो परमानेंटली स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, एस्टेब्लिश है। वहाँ पे आप कभी भी जाएँगे तो आपको आपके जो मैटर हैं वो रिज़ॉल्व करके मिलेंगे, ठीक है। लोक अदालत हर मैटर के लिए बनाया गया है, सिविल मैटर भी उसमें जाता है, क्रिमिनल मैटर भी जाता है, फैमिली मैटर भी जाता है, मोटर एक्सीडेंट मामले भी जाते हैं, रेंट रिलेटेड मामले भी जाते हैं, मैट्रिमोनियल भी मामले जाते हैं। कुल मिला के हर नेचर के ऑफेंस जा सकते हैं, सिर्फ वो कंपाउंडेबल होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी मामला सिविल ये लोक अदालत में आप लेके जा सकते हैं अगर वो समझौता योग्य है तो, ठीक है। अभी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत कभी-कभी पूछा जाता है कि कौन-कौन से अथॉरिटीज हैं, ठीक है। तो अभी लोक अदालत तक ये 5 मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आया। अभी मैं बता रहा हूँ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के बारे में। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन-कौन ऐसा बंदा है, मतलब जिसको इस एक्ट के तहत रिलीफ दिया जाता है, ठीक है? कौन-कौन से ऐसे लोग हैं? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत लीगल एड जो मिलता है लोगों को, फ्री सेवा जो भी मिलेगा, लीगल सर्विस जो मिलेगा, वो मिलता है एससी-एसटी कम्युनिटी के लोगों को। विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर, अगर कोई ऐसी विक्टिम है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई थी या बेगरिंग करती थी, उनको भी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत सर्विस मिलता है। विमेन एंड चिल्ड्रन, कोई महिला है या बच्चे हैं, उनके लिए भी इस एक्ट के तहत सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया है। मेंटली इल और डिसेबल पर्सन, कोई अगर बंदा है जो मेंटली इल है या डिसेबल है, उसको भी इस एक्ट के तहत सेवा मतलब लेने का अधिकार है। पर्सन इन अनडिजर्व्ड वांट, इंडस्ट्रियल वर्कमैन एंड दोज इन कस्टडी, जो जेल में है उनको भी सेवा चाहिए, इस एक्ट के तहत मिलेगा उनको। इंडस्ट्रियल वर्कमैन है अगर कोई तो उनको भी मिलेगा, ठीक है। अनडिजर्व्ड वांट अगर है तो उनको भी मिलेगा, ठीक है। लास्टली इसमें है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसे जो लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एससी-एसटी हो गया या किसी तरीके के विक्टिम है, फोर्स्ड लेबर कराया गया उनसे, ठीक है, या वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, मेंटली इल लोग हो गए, तो ऐसे लोगों को इस एक्ट के तहत जो है सर्विस लेने का अधिकार है, लीगल एड लेने का अधिकार होता है, ठीक है। ये हो गया कौन-कौन लोग इस एक्ट के तहत सर्विस ले सकते हैं। कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत अथॉरिटी कौन-कौन है, मतलब कौन-कौन से लेवल पे अथॉरिटी काम करता है इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत 4 लेवल पर जो है, मेनली तो 3 ही लेवल है, ठीक है, वैसे बोला जाता है कि 4, मेनली 3 है। एक है नेशनल लेवल पर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया जो है वो हेड करते हैं, मतलब लीड करते हैं, ठीक है, जिनको पैट्रन इन चीफ भी कहा जाता है, ठीक है, और वही मॉनिटर करते हैं कि ऑल इंडिया में लीगल सर्विस सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे हो गया नालसा, ठीक है। दूसरा है आपका नेशनल लेवल पे हो गया नालसा, इसके बाद हो गया ये स्टेट लेवल पे सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीड करता है, ठीक है, उनको पैट्रन ऑफ चीफ भी कहा जाता है। जो भी पॉलिसीज होते हैं, जो भी स्कीम्स होते हैं, ठीक है, वो इनको स्टेट लेवल पर जो है डील करते हैं, और लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करना होता है स्टेट लेवल पर, तो ये सालसा का ही काम होता है, ठीक है। तो पहला हो गया नालसा जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी सबको मिल रहा है, लीगल एड गरीबों को मिल रहा है, वल्नरेबल पीपल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी स्कीम्स है वो लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो नेशनल लेवल पे देखते हैं। स्टेट लेवल पे सालसा देखते हैं, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोक अदालत कौन ऑर्गेनाइज करेगा, ये इनका काम है, ठीक है। सारे स्कीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इनका काम है, ठीक है।
इसके जो लीड करते हैं वो करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जो चेयरमैन होते हैं वो, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है वो डील करते हैं आपका डालसा को, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये जो डालसा है उसका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होगा वो करेगा लीड। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे लीड, और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे लीड, ठीक है। तो ये मेनली 3 तरीके का होता है। चौथे तरीके का बहुत छोटा है लेकिन इसको वैल्यू नहीं मिलता है। चौथे तरीका है का है टालसा, ठीक है, मतलब तालुका लेवल का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तालुका लीगल सर्विस कमिटी बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब डिस्ट्रिक्ट से बहुत छोटा होता है ना, तो इसीलिए इसको कमिटी कहा जाता है। कमिटी बोल लो या मंडल बोल लो, ठीक है। तो ये जो है तालुका लीगल सर्विस कमिटी सबसे नीचे के लेवल पे काम करता है, लेकिन मेनली 3 ही है, नालसा, सालसा, डालसा, ठीक है। सभी के हेड होंगे उस कंसर्निंग कोर्ट्स के सबसे ऊपर वाले जज, ये भी हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये जो तालिका वाला होता है, तालुका वाले में जो सिविल जज होते हैं वो उनको हेड करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये। अब है आपका नेक्स्ट, इसमें जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर किस तरीके से हमारे लीगल प्रोफेशन को लीगल प्रोफेशन के लिए जरूरी है, कंप्यूटर और इंटरनेट, ठीक है। ये भी पूछा जाता है आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 में। तो आपको पता होगा कि हमें अगर कोई केस बनाना है, ड्राफ्ट करना है, तो हमें क्या लगता है, कंप्यूटर लगता है। हम जब तक केस के बारे में समझेंगे डिटेल में, या सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट अगर कोई हैं तो वो कहाँ से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लेंगे। अब वेबसाइट से लेने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेट रहेगा तभी कर पाओगे ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि रोल ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन लीगल प्रोफेशन, ठीक है, या प्रोफेशनल लीगल वर्क, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कंप्यूटर जो है आज के जमाने में बैकबोन है। क्यों? अभी मैंने आपको देखो पीडीएफ बना के दिया, पहले मैं हैंड रिटन लिखता था जब मेरे पास पीसी नहीं था, फिर पीसी आया तो कौन हाथ से 30-30 पेज लिखे। जो मुझे बनाना था वो तो मुझे क्वेश्चन से ही लेना था, तो मैं क्वेश्चन को कॉपी करके सीधा पेज पे डालो, उसका आंसर डालो, हो गया। अब मुझे 30-30 दिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या इससे क्या होता है, ये फटाफट, अगर मैं हाथ से भी पहले जमाने में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो हाथ से ही लोग केस ड्राफ्ट करते थे और कोर्ट में जाता था, समझ रहे हो। लेकिन जब कंप्यूटर आया तो काम चीजें आसान हो गई, फटाक से आप तुरंत कॉपी करो, पेस्ट कर दो। कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे यार कुछ अलग लिखना है या एडिट करना है, तो अगर आप हाथ से लिखते थे तो उसको मिटाओ, फिर वैसे नहीं रहता था जैसे पहले था। लेकिन आप अगर आप कंप्यूटर से बनाते हैं तो आप तुरंत एडिट करो, हटा दो वहां से, फिर कुछ नए लिख लो, कितना आसान हो गया। तो डॉक्यूमेंटेशन में काम आ जाता है, ड्राफ्टिंग में काम आता है, वर्ड प्रोसेसिंग में काम आता है, एडिटिंग में काम आता है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, अब आपको पेटिशन बनाना है, एफिडेविट बनाना है, या रिटन स्टेटमेंट बनाना है, या एग्रीमेंट बनाना है, हाथ से बनाओगे लंबा समय लगेगा, कंप्यूटर में फटाक से कॉपी करो, डाल दो, हो गया। एक बार लिखे, अब वही हर बार आप कॉपी करके यूज कर सकते हो, कितना आसान हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर हमारे लीगल प्रोफेशन में काम आता है। इसी तरीके से इंटरनेट भी, इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे एक्सेस कर पाओगे, लैंडमार्क जजमेंट कहाँ से लाओगे। गूगल पे अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसको आप नहीं लिख पा रहे हो अपने भाषा में या कोर्ट के लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे, फटाक से गूगल पे डाल के चेंज कर लो वर्ड। अभी हमारे पास ना परसों ही तमिलनाडु, परसों नहीं मतलब 1 वीक हो गया, मेरे पास तमिलनाडु से तमिलनाडु पुलिस का एक नोटिस आया था मेरे क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई आपके क्लाइंट के ऊपर ऐसे ऐसे ये हुआ है, तो आपके क्लाइंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में, उसका मैटर चल रहा था ऐसा, ठीक है। तो पूरा तमिलनाडु में था, मतलब तमिल में। अब हम लोगों को तमिल कैसे आएगा, नहीं पता ना, तो हमने फटाक से उसको कॉपी किया, गूगल पे डाला, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फटाक से इंग्लिश में बता दिया। तो ये क्या हो गया, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम कैसे चेंज कर पाते दूसरे भाषा को दूसरे भाषा में, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, ग्रामर सही है या नहीं सही है, स्पेलिंग सही है या नहीं सही है, ठीक है,
क्या बोलते हैं, प्लेगियरिज्म कुछ ऐसा बोलते हैं, उसको भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं। डबल डबल वर्ड कहीं एक साथ नहीं लिखा गया, वो भी हम चेक कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लीगल प्रोफेशन को और स्मूथ, एफिशिएंट, ठीक है, और स्ट्रांग बनाता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में हमारे लीगल प्रोफेशन से, तो ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 में, वो है पैरा लीगल ट्रेनिंग और लीगल लिटरेसी अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। तो द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट was enacted to provide free and competent legal service to the weaker section of the society and promote legal awareness, ठीक है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इसी कारणों से बनाया गया था। इसके अंदर दो मैकेनिज्म है, पहला है पैरा लीगल ट्रेनिंग और दूसरा है लीगल लिटरेसी। तो पैरा लीगल ट्रेनिंग क्या होता है? पैरा लीगल ट्रेनिंग रेफर्स टू द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल called paralegal volunteer who assist in delivering legal service, spreading legal awareness and helping people approach legal institution, ठीक है। तो ये जो पैरा लीगल ट्रेनिंग है वो एक तरीके से ट्रेनिंग मतलब एक तरीके का ट्रेनिंग होता है जो इंडिविजुअल को दिया जाता है, जो लीगल सर्विस के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर के तौर पे, कौन कौन काम कर सकते हैं? तो टीचर्स भी काम कर सकते हैं, सॉरी, सोशल वर्कर भी काम कर सकते हैं, स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद ग्राम पंचायत के वर्कर भी काम कर सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर भी काम कर सकते हैं। अगर कोई एनजीओ है तो वो भी खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है पैरा लीगल वॉलंटियर के तौर पे। रिटायर ऑफिशियल है वो भी कर सकता है, और लॉ स्टूडेंट्स भी जो है पैरा लीगल वॉलंटियर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो नहीं है, ये अलग होता है। पैरा लीगल वॉलंटियर होते हैं, सही बात है, ये अवेयरनेस फैलाने का इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर ये सोशली लेवल पे मतलब चौक चौराहे पे जाके मतलब डीजे वो माइक वाइक लेके मतलब अवेयरनेस फैलाते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में भी दो चार वकील को बुलाया जाता है और लोगों को बुलाया जाता है जिनको सर्विस चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत ही किया जाता है, ठीक है।